हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन की जो नई बुक आई है, जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69th बीपीएससी के सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। उसके अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 190 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट की इकाई एम्पियर है, जिसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। कूलम चार्ज या आवेश का इकाई होता है। वोल्ट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का इकाई होता है, जिसे कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। और वॉट इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है, जिसे W से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि हाइड्रोजन के अन्य दो समस्थानिक ड्यूटेरियम, जिसमें एक न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटियम, जिसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रम इकाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है, जिसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। और एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि तरंगदैर्घ्य का SI यूनिट मीटर होता है, आवृत्ति का SI यूनिट हर्ट्ज होता है, ऊर्जा का SI यूनिट जूल होता है, और वेग का SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी की। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और इसको अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और प्रकाश वर्ष का उपयोग खगोलीय दूरी या फिर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है SiO2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत धारा। मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या 7 होती है, जो कि इस प्रकार है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण। नेक्स्ट है, ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को कहा जाता है। और वैद्युत प्रतिरोधकता को रो से डिनोट किया जाता है, जो कि R/A/L के बराबर होता है। और इसका SI यूनिट ओम मीटर होता है। यहाँ पर R पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध है, A उस पदार्थ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और L जो है उस पदार्थ की लंबाई है। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI यूनिट ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का SI यूनिट ओम होता है। चालकत्व यानी कि कंडक्टिविटी का SI यूनिट महो होता है। और आवेश का SI यूनिट कूलम होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, जिसका उपयोग खगोलीय दूरी को नापने के लिए किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। समय का SI यूनिट सेकंड होता है। और प्रकाश की तीव्रता का SI यूनिट कैंडेला होता है। नेक्स्ट है, हर्ट्ज में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसे Hz से डिनोट करते हैं। मीटर पर सेकंड में वेग या चाल को मापा जाता है। रेडियन कोण का SI यूनिट है, और वॉट पावर का SI यूनिट है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई वॉट होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विद्युत शक्ति को हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट। विद्युत शक्ति पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। और इसका SI मात्रक वॉट होता है, जिसे कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। वोल्ट वोल्टेज का SI मात्रक होता है। कूलम आवेश या चार्ज का। और एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। नासा के अकॉर्डिंग दृश्य स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ जो होता है वो 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। तो उस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच। नेक्स्ट है, सौर विकिरण निम्न में से
किस परास में दिखता है? सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन जो होता है वो विजिबल लाइट के अंदर आता है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग विजिबल लाइट का जो रेंज होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और सामान्यता अगर बात की जाएगी तो विजिबल लाइट का जो रेंज होता है वो 320 नैनोमीटर से लेकर के 860 नैनोमीटर के बीच का होता है। नेक्स्ट है, दो कैंडेला एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, वह है प्रकाश फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो ल्यूमेन होता है और इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और प्रकाश फ्लक्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 4 पाई इंटू ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे I से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है दो कैंडेला का जो स्रोत है वो कितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पर जो स्रोत है उसका ज्योति तीव्रता 2 कैंडेला है तो इंटू हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत 8 पाई ल्यूमेन के बराबर प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से किसी द्रव्य के घनत्व को मापा जाता है, पाइरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है? दाब यानी कि प्रेशर, और प्रेशर होता है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स P इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स या बल डिवाइडेड बाई, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है। न्यूटन मीटर टॉर्क का एसआई यूनिट होता है, न्यूटन बल का एसआई यूनिट होता है और न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट होता है। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है और प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मास को हम लोग केजी में लिख सकते हैं, मास का यूनिट केजी होता है। एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया को हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा तो प्रेशर का मात्रक हो जाएगा केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो देखिए, कोई भी राशि जो होती है वो दो तरह की होती है, सदिश और अदिश। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहा जाता है और जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा का बोध ना हो उसे अदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशि के अंतर्गत बल, वेग, विस्थापन, त्वरण इत्यादि आते हैं और अदिश राशि में दाब, चाल, दूरी, आयतन, इलेक्ट्रिक करंट इत्यादि आते हैं। तो इस लिहाज से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब। दाब को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, ना कि दिशा की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति। गति एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, यदि धरती की घूमने की गति या घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घट जाएगा। किसी भी रोटेटिंग बॉडी के भूमध्य रेखा पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल कार्य करता है जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। और ये फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है और उस बॉडी के अगर वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाएगा तो उस बॉडी का मास जो है वो घट जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति या फिर स्ट्रेन। स्ट्रेन एक तरह का रेशियो है जो कि किसी भी बॉडी के डायमेंशन में चेंज और उसके ओरिजिनल डायमेंशन के बीच होता है। दैट मीन्स स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स होता है। प्रतिबल या स्ट्रेस का मात्रक पास्कल होता है, बल का न्यूटन और दाब का भी पास्कल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर का एसआई यूनिट होता है और हम मान लेते हैं कि ए और बी दो पॉइंट है और क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज को पॉइंट बी से ए तक ले जाने में W वर्क किया जाता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो होता है W बाई क्यू। तो इस लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि 1 वोल्ट जो है वो 1 जूल बटा 1 कूलम के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है
तो वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 वोल्ट को हम लोग 1 जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और दिए गए विकल्पों में तीरंदाजी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और किसी भी परमाणु का रासायनिक गुण उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करता है। दैट मीन्स कि किसी भी परमाणु के नाभिक में अगर हम लोग न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो उसका रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है। दैट मीन्स कि चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का भार 100/6 होगा, जो कि 16.7 न्यूटन के बराबर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। पहला कथन है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से कम होता है। तो ये कथन गलत है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। तो ये कथन सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा होता है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण है। तो इस घटना का कारण प्रकाश का व्यतिकरण है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूक्लियस। परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन होता है जो कि धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है जो कि उदासीन होता है, जिस कारण न्यूक्लियस धन आवेशित होता है। और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले इन दोनों मूलभूत कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और ये ऋण आवेशित होता है। नेक्स्ट है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो जब एक ठोस बिना द्रव्य में परिवर्तित हुए सीधे गैस बन जाता है तो उस घटना को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। जिस ताप पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, इसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवेशित कण, ऑप्शन ए। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा आवेशित कण हैं जो कि अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं और ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरेशन। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन। और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है, गॉड पार्टिकल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिग्स बोसन। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 1930 में। सर सीवी रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, जिसे हम लोग रमन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, जिसे जब हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर, जो कि 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है,
40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो 1 फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 और यहाँ पर सेल्सियस की जगह पर हम लोग लिख देंगे 9/5 इंटू 40 प्लस 32 जो कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग विटामिन और प्रोटीन को अलग करने के लिए किया जाता है, परंतु शुरुआत में इस तकनीक का प्रयोग रंग के आधार पर पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था, जिसके बाद न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टी इज इक्वल टू होता है 2π√L/g। यहाँ पर L जो है वो पेंडुलम की लंबाई है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो T जो है वो L के प्रोपोर्शनल होता है √L के। नेक्स्ट है बल गुणनफल है, तो बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। F फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। द्रव्यमान गुने वेग मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम यानी कि संवेग। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण को हम लोग कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर V जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और U इनिशियल वेलोसिटी है और T जो है यहाँ पर टाइम है। नेक्स्ट है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है और उस स्थिति में पिंड का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। तो मुक्त रूप से गिरने पर वस्तुओं का वेग जो होगा वो किसी भी क्षण में समान होगा। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपकेंद्रन बल एक प्रतिक्रिया बल है जो कि अभिकेंद्रीय बल के विपरीत और समान होता है और अपकेंद्रन के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन इत्यादि कार्य करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयतन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग यानी कि मोमेंटम जो होता है P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर बोल रहा है संवेग और वेग के अनुपात से, दैट मीन्स P/V इज इक्वल टू हो जाएगा मास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर के बराबर होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100 मीटर 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर के बराबर होता है और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। तो जब लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आती है तो उस समय लिफ्ट के फर्श पर आपके भार के द्वारा लग रहा बल 0 होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ऑप्शन डी। देखिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। v जो है आपका फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 0 के बराबर होगा और 2g और h ये तीनों कांस्टेंट है। तो उस लिहाज से वेलोसिटी जो है तीनों बॉडी का कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस स्थिति में तीनों बॉडी जमीन पर एक साथ पहुंचेगी। नेक्स्ट है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो दिए गए पदार्थों में कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होगी। नेक्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म के द्वारा किया जा सकता है।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम चमक वाला एक घोड़ा। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की सतह पर एक सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए जब काले रंग की पतली पट्टियों का उपयोग किया जाता है तो उस स्थिति में काले रंग की पट्टियां प्रकाश की तीव्रता को कम करती हैं और कोई भी छाया नहीं डालती हैं, क्योंकि वो पट्टियां काफी पतली बनाई गई हैं। तो इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तीक्ष्णता यानी के तारत्व या फिर पिच। देखिए बीपीएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया गया था ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को आवृत्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोवोल्टिक सेल। और सामान्य तौर पर फोटोवोल्टिक सेल को सौर सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बॉल बेरिंग। तो बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। जब गोलकीपर फुटबॉल पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है तो वो गेंद पकड़ने के समय को बढ़ा देता है, जिससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। देखिए वैसी तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में हो या फिर उसके विपरीत दिशा में हो, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। और इसका उदाहरण है ध्वनि तरंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भूकंप की प्राथमिक तरंगे भी अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है और जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस स्थिति में ध्वनि की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। तो वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और ध्वनि तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति का इकाई वॉट है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर से विभवांतर, ये सही है। एम मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। और गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध, तो ये गलत है। गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा को मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा या फिर मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी या सेल के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है एलईडी या प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, ये कथन सही है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये कथन भी सही है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, तो ये कथन गलत है। एलईडी में पारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। एलईडी में गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, तो ये कथन भी सही है। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। एलईडी एक
अर्धचालक उपकरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे प्रयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल को सौर सेल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है और इसके निर्माण में अर्धचालक सामग्री का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, केंद्र अभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है, लेकिन दिशा बदलती रहती है और दिशा या वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे केंद्र अभिमुखी बल या फिर अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो केंद्र अभिमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है और जब कोई वस्तु गतिशील स्थिति में होती है तो घर्षण बल गति के विरुद्ध कार्य करता है, जिसमें ऊर्जा का ह्रास ऊष्मा के रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री, तो जब बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है तो उस स्थिति में बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्रियों की जड़ता सीधी दिशा में बनी रहती है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुकेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधकर वो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच कराने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस को हम लोग समायोजन या इक्वलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी। तो एक इकाई जो होता है, एक यूनिट, वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, यानी कि 1000 वाट घंटा। यहाँ पर 100 वाट वाला बिजली का बल्ब 10 घंटा जलता है तो यहाँ पर हो जाएगा बिजली का खपत 1000 वाट घंटा, जो कि 1 यूनिट के बराबर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 इकाई। नेक्स्ट है, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के कुल प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। यहाँ पर हम लोगों को R इक्विवेलेंट का वैल्यू पता है, R1 का वैल्यू पता है, R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूला का उपयोग करके जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो R2 का वैल्यू 4.70 किलो ओम आएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1.403 है, R1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2 किलो ओम, तो R2 का वैल्यू 4.70 किलो ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। तो ध्यान देंगे, 10 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इसे हम लोग इस फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू डैश इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पर ध्यान देंगे कि f जो है वो लेंस की फोकस दूरी है, म्यू वायु का अपवर्तनांक है और म्यू डैश जो है वो उस माध्यम का या उस पदार्थ का अपवर्तनांक है जिसमें लेंस को डुबाया गया है। R1 और R2 लेंस की वक्रता त्रिज्याएं हैं। लेंस का फोकस दूरी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/म्यू माइनस म्यू डैश के, और जल का अपवर्तनांक जो होता है वो वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो ये वैल्यू काफी कम होगा, इसलिए फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, FL इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर और लेंस जो है वो उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। नेक्स्ट है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बिंदुओं से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता
निर्मित करता है? ऑप्शन बी। देखिए, दूरस्थ वस्तुओं को जल के महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में इसलिए नहीं देखा जा सकता है क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जैसे ही प्रकाश कोहरे की बूंदों से गुजरता है तो प्रकाश द्वारा इन कणों का सभी दिशाओं में बिखराव होता है और इस बिखराव के कारण दूर की वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो जब एक वर्णी प्रकाश यानी कि मोनोक्रोमैटिक लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, और इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमो। तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में आयरन या हीटर के द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में टरबाइन के द्वारा बदला जाता है या फिर जनरेटर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। WHO द्वारा ध्वनि का स्तर दिन में 45 dB और रात में 35 dB डिसाइड किया गया है और 85 dB से उच्च स्तर पर होने वाली ध्वनि हानिकारक होती है और ध्वनि की प्रबलता को dB यानी के डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो इसका सही उत्तर है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति या चाल से घूम रहा होता है तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है और जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है। नेक्स्ट है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुक्रालोज। ऑप्शन सी। और सुक्रालोज एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि चीनी का विकल्प है। नेक्स्ट है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तु आसानी से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है और इसके लिए कॉनकेव या अवतल लेंस का उपयोग होता है। जब कोई व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो वो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है यानी कि मेट्रोपिया और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो अवतल लेंस से। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो उस स्थिति में अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा को एम मीटर से नापा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज, पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ को मापा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एम मीटर से। नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसको इलेक्ट्रिक आई या फोटो ट्यूब भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक आई या फिर फोटो ट्यूब। और ये सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का
क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाती है, जो कि 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष का संबंध है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर होता है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता D = होता है 1 फोकस दूरी। तो +2 हो जाएगा 1/f। तो f हो जाएगा 0.5 मीटर, जो कि 50 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लैटिनम। अनुचुंबकत्व या पारामैग्नेटिज्म जो होता है वो मैग्नेटिज्म का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है। पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल होता है प्लैटिनम। नेक्स्ट है पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतुओं को गर्म करके उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? आइंस्टाइन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या और उसके नियम के आविष्कार के लिए 1921 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अपेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टाइन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाता है और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, 92। नेक्स्ट है कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है जो कि टीन और शीशे की मिश्र धातु से बनता है। फ्यूज का गलनांक काफी कम होता है जिससे शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग के कारण ये गलकर टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का नुकसान होने से बच जाता है और दुर्घटना टल जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। हृदय गति को स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा और ऊंचाई को अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा और वर्क डन का SI मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अतिचालक पदार्थ अपने सतह पर ही चुंबकीय बलों को रोक लेते हैं और उन्हें अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। और वहीं विद्युत चुंबकीय प्रतिरोध भी अतिचालक का शून्य होता है, जिसके कारण इन पदार्थों में विद्युत धारा बिना किसी ऊर्जा के ह्रास के आसानी से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। तो अर्धचालक एक ऐसा ठोस पदार्थ है जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता चालक से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है, और जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसका विद्युत प्रतिरोध घट जाता है और ये चालक की तरह कार्य करने लगता है। नेक्स्ट है सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। तो सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है और इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र ग्रह है और इसे सुबह का तारा या
शाम का तारा भी कहा जाता है और इसके साथ ही शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और इसमें 2 उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम है। तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3M1 के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे उन्हें कहते हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज के ध्वनि तरंगों से अधिक हो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे ये अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं और इन्हें मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि के द्वारा इन्हें सुना जा सकता है और इसे गाल्टन सिटी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच का आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। नेक्स्ट है एक संवाहक के तापकरण परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉमसन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, थॉमसन प्रभाव। नेक्स्ट है स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है। तो स्वचालित कारों में पेट्रोल लगता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टीम इंजन कैसे चलता है। तो स्टीम इंजन ऊष्मा से चलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाप इंजन एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है जिसका उपयोग भाप या ऊष्मा का उपयोग करके यांत्रिक कार्य करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वात अनुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। नेक्स्ट है विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नौली का सिद्धांत। विंडो या घरेलू क्लीनर, परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें बर्नौली सिद्धांत पर काम करती हैं। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्यूब में ठोस धातु। नेक्स्ट है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है। तो पंखे की रफ्तार वोल्टेज पर निर्भर रहती है और पंखे की गति को वोल्टेज को कम या ज्यादा करके नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्म लोहा। विद्युत चुंबक का कोर नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है और विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटियों, लाउड स्पीकरों एवं टेलीग्राम का उपकरण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगों का। आधुनिक टेलीफोन रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट है घड़ी में समय नापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। ऑप्शन ए। घड़ियों में समय क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा नापा जाता है और घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है जो कि एक पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ है। नेक्स्ट है शीशे का उपयोग किया जाता है। तो शीशे का उपयोग प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है, यानी कि लेड। शीशा का उपयोग प्रकाश संचरण में किया जाता है और ये एक प्रकार का धातु है जो कि नीले भूरे रंग का होता है और इसका परमाणु संख्या 82 होता है। नेक्स्ट है विद्युत संचरण या फिर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा की हानि कम है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग दक्षता बढ़ाने और ऊष्मा की हानि कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपग्रह का उपयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट है एक जेप्टो बराबर है। तो एक जेप्टो 10⁻⁻21 के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक जेप्टो 10⁻⁻21 के बराबर होता है। नेक्स्ट है पेंडुलम घड़ी की समय अवधि या दोलन काल होती है। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि 2 सेकंड होती है। नेक्स्ट है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है।
बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला एक यंत्र है जिसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है और जब इसकी ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो तो ये अत्यंत शुष्क मौसम की ओर संकेत करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अत्यंत शुष्क मौसम। और जब बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट आती है तो ये आंधी तूफान का संकेत देता है और बैरोमीटर में धीरे धीरे गिरावट वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। बहुत ठंडे मौसम में पानी में विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है और ठंडे के मौसम में जब तापमान गिरता है तो किसी तालाब या जलीय क्षेत्र की ऊपरी परत काफी सघन हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन शामिल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ग्रीन हाउस गैस उन्हें कहते हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होते हैं और जो पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरणों को रोककर वायुमंडल को गर्म बनाए रखने में योगदान करते हैं। नेक्स्ट है, नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक दूसरे के समानांतर। नेक्स्ट है, बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है। तो बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज के बीच का होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच श्रव्य तरंगे होती हैं। 20 हर्ट्ज से कम अवश्रव्य या फिर इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की तरंगों को पाराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल की जाने वाली विजिलेंस दर्पण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण उत्तल दर्पण होता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरण या फिर इंडक्शन। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद भी तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता है। नेक्स्ट है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे के द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। पहला कथन है, कपास गर्मियों में कपड़ों के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। तो ये कथन सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये कथन भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो ये कथन गलत है। एक्रेलिक एक कृत्रिम ऊन है और कृत्रिम रेशम रेयॉन को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या सा नहीं बदलता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है जबकि तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है।
नेक्स्ट है पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल, ऑप्शन बी। और उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। नेक्स्ट है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल। नेक्स्ट है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ध्वनि का वायु में वेग अनुमान्यता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वायु में वेग अनुमान्यता 330 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि प्रकाश विकिरण में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय किरणों के अंतर्गत नहीं आती हैं, जबकि रेडियो किरण, अवरक्त, दृश्य पराबैंगनी, एक्सरे तथा गामा किरण विद्युत चुंबकीय किरणों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं और इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीला वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश को प्रकीर्णित होते हैं। अतः प्रकाश जो है नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय में खुले आकाश में तारों का टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन सबसे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5C प्लस 32। 9/5 इंटू 50 प्लस 32, यहाँ पर C का मान 50 होगा और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 122। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड 122 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा जल स्तर नहीं बदलेगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, यानी कि बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा, जिससे जल का स्तर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है और इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहद में। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं उतने ही अधिक श्यान होते हैं और दिए गए विकल्पों में सबसे ज्यादा श्यानता शहद की है, उसके बाद खून की, उसके बाद जल और उसके बाद वायु की। नेक्स्ट है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रमा से। नेक्स्ट है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिक के संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था या लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष दीर्घतम होता है, तो वर्ष दीर्घतम प्लूटो पर होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्लूटो की कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के चाल के बराबर होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं।
नेक्स्ट है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायनेमो के द्वारा। एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है धारा घनत्व होता है। तो इसका सही उत्तर है एक सदिश राशि। धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी, और ये एक सदिश राशि है और धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होगी। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है और दिए गए विकल्पों में कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग, देखिए सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट 19 सेकंड है और यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे क्लोजेस्ट यही है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, लगभग 499 सेकंड में। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। बल्बों में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर के रूप में जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। नेक्स्ट है किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान विखंडनीय द्रव्यमान की न्यूनतम मात्रा है जो कि आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रक्रिया का समर्थन करेगी और इस द्रव्यमान पर एक विखंडन प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में जारी न्यूट्रॉन पड़ोसी परमाणुओं के विखंडन का कारण बन सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या है, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग इत्यादि में उपयोगी होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नाभिक के विखंडन यानी के भारी परमाणु भार वाले तत्व का कम परमाणु भार वाले तत्वों में टूटना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिक के संलयन प्रतिक्रिया या फिर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें दो छोटे नाभिक के जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें काफी भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है, जबकि हीलियम, नियॉन, आर्गन वायु में पाई जाती है। नेक्स्ट है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो बिजली के खपत का बिल किलोवाट घंटा में मापा जाता है, मतलब के बिजली का खपत पावर या शक्ति पे आधारित है और शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। दिए गए विकल्पों में सबसे भारी धातु यूरेनियम है और यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है और परमाणु भार 238.08 होता है। नेक्स्ट है इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 जुलाई 1992। इनसैट 2A को 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदु प्रति इंच। एक प्रिंटर की गुणवत्ता को बिंदु प्रति इंच यानी के डॉट्स पर इंच से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट का। प्रयोगशाला में विकसित हीरे अर्थात लैब ग्रो डायमंड के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है और इन हीरों का निर्माण अधिकतर दो विधियों से किया जाता है। पहला उच्च दबाव विधि
और दूसरा उच्च तापमान या रासायनिक वाष्प जमाव विधि के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवलर। और केवलर एक पॉलीअमाइड है जो एक प्रकार का बहुलक है। नेक्स्ट है HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। HMX का पूर्ण रूप हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है और यह एक रंगीन ठोस पदार्थ है जो कि जल में अघुलनशील है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों, रॉकेट ईंधनों में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो दिए गए विकल्पों में कोबरा, पाइथन, स्किरल और जावा ये चारों कंप्यूटर भाषाएं हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसे वर्ष 2002 में सैन फ्रांसिस्को स्थित एआई अनुसंधान कंपनी ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया था और इसमें जीपीटी का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्ट, जबकि बेसिक, सी और फॉरट्रैन ये तीनों कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? 5G मोबाइल संचार की नवीन तकनीक है जिससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क साइक्लिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी युक्तियां तथा उपकरणों का उपयोग सुलभ हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है सूची 1 में अंतरिक्ष मिशन और दूसरी तरफ है सूची 2 में खोज। कैसिनी ह्यूजेंस एक अंतरिक्ष यान मिशन है जो कि वर्ष 2004 से शनि और उसके वलय का अध्ययन कर रहा है। जूनो अंतरिक्ष यान है जिसे वर्ष 2011 में बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस नासा का मानव रहित मिशन है और वेरिटास नासा का शुक्र ग्रह अध्ययन के लिए नवीन मिशन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। कैसिनी ह्यूजेंस शनि और उसके वलय का अध्ययन करने के लिए, जूनो उपग्रह बृहस्पति के लिए, आर्टेमिस मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक और वेरिटास शुक्र ग्रह का अध्ययन के लिए नासा का मिशन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा केमिस्ट्री में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।